हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है एसिडिटी का। ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे रूल्स, सारे इफेक्ट्स, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, परसेंटेज एस करेक्टर, रिंग साइज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, इसको मैं आज के वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एसिडिटी का मतलब क्या समझते हैं आप? एसिडिटी और बेसिसिटी। किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये एसिडिटी और बेसिसिटी का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, कितनी तरह की थ्योरी है? यहाँ पे आती है तीन तरह की थ्योरी होती है। एक थ्योरी दी थी अरहेनियस ने, अरहेनियस कंसेप्ट। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड-लोरी का, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, और तीसरा कंसेप्ट है लेविस का। ये तीन तरह के कंसेप्ट है लेविस कंसेप्ट। अरहेनियस कहता है कि जो H+ देगा वो तो एसिड है, और जो OH- देगा सॉल्यूशन में वो बेस है। H+ वाला एसिड, H+ देने वाला एसिड, OH- देने वाला बेस। ब्रोंस्टेड-लोरी कहता है कि जो H+ देगा वो एसिड है, और जो H+ लेगा, जो H+ देगा, रिलीज करेगा वो एसिड, जो H+ लेगा, एक्सेप्ट करेगा वो बेस। ठीक है, और लेविस कंसेप्ट कहता है, लेविस कंसेप्ट बेस होता है लोन पेयर पे। ये लेविस कहता है कि कोई भी स्पीशीज अगर उसको एसिड की तरह बिहेव करना है तो उसको या तो लोन पेयर डोनेट करना होगा, लेविस एसिड या लेविस बेस की तरह बिहेव करना है तो या तो लोन पेयर डोनेट करना होगा या लोन पेयर एक्सेप्ट करना होगा। अगर लोन पेयर डोनेट करता है तो लेविस बेस कहलाएगा, और लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो लेविस एसिड कहलाएगा। तो ये तीन तरीके के कंसेप्ट आते हैं। ये तीन तरीके के कंसेप्ट एसिड बेस को एक्सप्लेन करते हैं। अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जिसने H+ लिया, H+ दिया। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड वो है जिसने H+ दिया। लेविस के अकॉर्डिंग एसिड वो है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अरेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो है जिसने OH- दिया। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस वो है जिसने H+ लिया, और लेविस के अकॉर्डिंग बेस वो है जिसने अपने लोन पेयर को डोनेट किया। ठीक है, यह आता है एसिड बेस कंसेप्ट। अब हम आज एसिडिटी के टॉपिक को डील कर रहे हैं। तो एसिडिटी, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी कहने से मतलब हमारा है कि भाई कोई कंपाउंड एसिड है। जैसे अगर हम अरेनियस कंसेप्ट ले तो वो H+ रिलीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको इस टर्म्स में समझा जाता है कि देखो कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो आपने एसिड डाला, एसिड क्या करेगा? H+ होगा, H+ रिलीज करेगा अरेनियस के अकॉर्डिंग। अच्छा, मैं अगर ये मान लूं कि सॉल्यूशन में पहले ही बेस है, OH- प्रेजेंट है, तो आपको एसिड बेस की रिएक्शन पता होगा कि H+ OH- को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। तो एसिडिटी का सेंस ये होता है कि एसिडिटी ये बताती है कि कितने OH- को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। एसिडिटी किसी एसिड की वो स्ट्रेंथ बताती है कि वो कितने OH- को न्यूट्रलाइज कर देता है। और अगर अरेनियस, ब्रोंस्टेड और लेविस कंसेप्ट देखें तो एसिडिटी ये बताती है कि अरेनियस कहता है H+ डोनर, ब्रोंस्टेड कहता है H+ डोनर, लेविस कहता है लोन पेयर एक्सेप्टर। अब देखना हमें क्या करना है। हमें किसी भी कंपाउंड को अगर एसिड की तरह बिहेव कराना है तो सबसे पहले मैं अरेनियस कंसेप्ट लेके चल रहा हूं। अरेनियस के अकॉर्डिंगली हम मेजरली कंपाउंड्स को एसिड की तरह ट्रीट करते हैं। तो अरेनियस कंसेप्ट क्या करता है? क्या कहता है? अगर किसी कंपाउंड को एसिड की तरह बिहेव करना है तो उसे क्या करना है? खुद में से H+ रिलीज कर देना है।
H+ रिलीज कर देना है, और H+ रिलीज करने के बाद ये एसिड जो कंपाउंड बनाएगा उसका नाम होगा कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस ये उल्टा चलता है, एसिड H+ रिलीज करने के बाद कंजुगेट बेस बनाता है। बेस क्यों बनाता है? देखो हमने एक कंसेप्ट ब्रोंस्टेड में पढ़ा कि बेस H+ लेके, बेस क्या होता है जो H+ ले लेते हैं, ये बेस अगर ये H+ ले ले तो वापस एसिड बना देगा, इसलिए भी कुछ सेंस में इसको बेस का है। जैसे मैं लूं RC≡OH, ये क्या करेगा, यहां से H+ रिलीज करेगा, H+ रिलीज करने के बाद क्या बना RC≡O-। अब मुझे बताना, अगर इसके ऊपर लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, इस H+ को ले ले, तो क्या ये बेस की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा, वापस यही कंपाउंड बना देगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा वो बाद में बात है, लेकिन मैं एक अजम्पशन लेता हूं कि अगर ले ले तो इसको बेस ही तो कहेंगे, और क्योंकि ये एसिड से बना है तो कंजुगेट बेस कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली मान लो मैंने कोई बेस ले लिया, मान लो मैंने लिया NaOH। NaOH नहीं लेता मैं, NH3 लेता हूं, अमोनिया। अमोनिया क्या करता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बना देगा NH4+। ये क्या बन जाएगा, अगर ये बेस है तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा। एसिड से H+ निकालने के बाद कंजुगेट बेस बनता है, और बेस में H+ डालने के बाद कंजुगेट एसिड बनता है। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम अपने एसिडिटी वाले कंसेप्ट पे। एसिडिटी देखो, तो किसी भी कंपाउंड को एसिड कब बनना है, जब वो H+ रिलीज कर दे, और H+ रिलीज करने के बाद जो कंजुगेट बेस बनाया, जो कंजुगेट बेस बनाया वो स्टेबल हो, वो स्टेबल हो, तब वो कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो मैंने क्या कहा, कोई भी कंपाउंड एसिड की तरह बिहेव कब करेगा, जब वो सॉल्यूशन में H+ रिलीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है ये तो। अच्छा, उसके बाद सॉल्यूशन में H+ उसने रिलीज किया, तो मुझे एक चीज बताना, सॉल्यूशन में अगर H+ रहेगा तभी तो ये एसिड है। अगर सॉल्यूशन में H+ ना रहे तो ये कंपाउंड एसिड नहीं है। और सॉल्यूशन में H+ कब नहीं रहेगा, जब ये बेस इस H+ को लेके वापस एसिड बना दे, जब ही सॉल्यूशन में से H+ जा सकता है, खत्म हो सकता है। अच्छा, ये कंजुगेट बेस इस H+ को कब लेगा, जब ये कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं है, जब ये कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं है। अब इसको एक बार पैसे के टर्म्स में देखना, कि मान लो ये अमीर आदमी है, ये एक बहुत ही रिच आदमी है, ठीक है, इसने कुछ मनी डोनेट की, डोनेशन किया, और डोनेशन करने के बाद इसके पैसे जो हैं ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, मिडिल क्लास में आ गया, मिडिल क्लास में आ गया। अब मुझे बताना, अगर यहाँ पे ये स्टेबल है, जब ही तो ये अमीर आदमी डोनेट कर सकता है। अमीर आदमी जब ही डोनेट करेगा ना, जब ये मिडिल क्लास में आने के बाद स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, अपने डोनेशन को विड्रॉ करेगा, वापस अमीर बन जाएगा। ऐसा ही होता है। तो सेम सेंस है यहाँ पे कि अगर ये कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं है, कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, वापस इस H+ को लेके एसिड बना देगा। अब इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी इस एसिडिटी को इफेक्ट करती है। तो हम क्या लिखेंगे, एसिडिटी किस चीज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, एसिडिटी उतनी ज्यादा। अच्छा, एक चीज और देखना, मान लो एसिड लूं मैं RCOOH, तो इसमें से H+ निकलने के बाद ये कंजुगेट बेस क्या बनेगा, RC≡O-। तो ये कंजुगेट बेस क्या है, एक एनायनिक स्पीशीज है, एक ऐसी स्पीशीज है जिसपे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो कई बार ऐसा लिख दिया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, या फिर ऐसा भी लिखा मिल जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड। जो एनायन बना उसकी स्टेबिलिटी कितनी है,
इस बात पे एसिडिटी डिपेंड करेगी। ठीक बात है भैया, नया नहीं तो बनना है H+ लूज करने के बाद। ये तो बात हुई इनकी स्टेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड और आता है Ka और pKa। इस पे एसिडिटी और बेसिसिटी किस तरह डिपेंड करती है। K क्या होता है? K जो होता है वो एसिडिटी की स्ट्रेंथ को दिखाता है, किसी एसिड की स्ट्रेंथ को दिखाता है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू, हायर इज द K, हायर इज द K, हायर इज एसिडिटी, हायर इज द एसिडिटी। जितना ज्यादा K होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। तो मैं ऐसा कह दूं कि एसिडिटी जो है, अभी मैंने कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पे मैटर करेगी, और क्योंकि Ka बढ़ने से भी एसिडिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दूं। तो जितनी ज्यादा एसिडिटी, जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू उतनी ज्यादा एसिडिटी, और इन दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब यहां से ही एक टर्म आती है pKa। pKa क्या होता है? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ K, नेगेटिव लोगरिथम, और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस रिलेशन को ध्यान रखना है आपको, इस रिलेशन को ध्यान रखना आप लोगों को कि जो एसिडिटी है वो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे मैटर करती है, एनायन की स्टेबिलिटी पे मैटर करती है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी। Ka पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू उतनी ज्यादा एसिडिटी, और pK पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। pK जितना कम होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। अब मैं कुछ तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनके pK वैल्यूज की कंपैरिजन करूंगा। बस आपको इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि pK जितना ज्यादा एसिडिटी उतनी कम। ठीक है, pK जितना ज्यादा एसिडिटी उतनी कम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एल्केन्स का, और मैं यहाँ पे लिखता हूं pK वैल्यू। एल्केन्स का pK होता है अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 के करीब। तो एल्केन्स की एसिडिटी बहुत कम होती है। बताना मुझे, CH3 क्या आप एल्कीन को, इथेन को एसिडिक कहते हो? नहीं कहते। अच्छा, एल्कीन का जो pK आता है वो 32-33 के रेंज में आता है। ठीक है, एल्कीन को भी आप इतना ज्यादा एसिडिक नहीं कहते। उसके बाद आता है एल्काइन। एल्काइन का pK क्या कहते हो? एल्काइन का pK होता है 25 के करीब। मैंने आपको कहा था pK जितना बढ़ेगा, नहीं, pK जितना कम होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। एल्काइन जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। एल्काइंस का ये जो हाइड्रोजन होता है, किस कोई बेस डाल दें, अगर मान लो मैंने एन-ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया, तो एन-ब्यूटाइल लिथियम इस H पॉजिटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंजुगेट बेस बनाने का पोटेंशियल रखता है। तो एल्काइंस आर स्लाइटली एसिडिक। उसके बाद आता है एल्कोहल्स का नंबर। एल्कोहल्स का जो pK होता है वो 16 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, ROH। एल्कोहल्स को आप स्लाइटली एसिडिक कहते हो। उसके बाद आता है वाटर का नंबर, pK आता है 14 के आसपास। वाटर को आप एम्फोटेरिक कहते हो। उसके बाद आता है फिनोल का नंबर। फिनोल जो होते हैं वो 10 से 11 pK के अप्रोक्स आते हैं, 10, 11, 11, 12। ठीक है, फिनोल को आप एसिडिक कहते हो, बिल्कुल कहते हो। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नंबर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो pK होता है वो 3 से 4 की रेंज में लाई करता है। 4, 3, 3.5, 4। ठीक है, RCOOH डिपेंडिंग अपॉन आर ग्रुप बदलता भी रहता है। ऐसा नहीं है फिक्स है कि 3 से 4 की रेंज में ही फिक्स रहेगा, बदलता भी रहता है डिपेंडिंग अपॉन इस आर ग्रुप के साइज पे, इस पे कौन कौन से ग्रुप लगे उस पे डिस्कशन करेंगे उसका। अच्छा, बाकी जो हेलोजन एसिड होते हैं HF, HBr, HCl, HBr और HI, उनका फिर 4 से नीचे जाता है, माइनस में भी चला जाता है एक आधे का pK। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होते हैं। ये आपको एक जनरल ऑर्डर याद रखना है एसिडिटी का, ताकि एसिडिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व करने हमारे लिए थोड़े इजी हो। इसमें सबसे ज्यादा pK मैंने बताया एल्केन्स, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, घटता आ रहा है pK।
जैसे जैसे pK घटेगा एसिडिटी बढ़ेगी। मैं लिख देता हूँ, डाउन जा रहे हैं तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर अल्कोहल, फिर वाटर, फिर फिनॉल, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर ये जो है इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कराऊंगा मैं। एल्कीन्स का जो पीके होता है, एल्कीन्स का पीके 50 के अप्रोक्स लिखना और एल्कीन्स का पीके 44 के अप्रोक्स लिखना, क्योंकि यहाँ पे 2 स्पीशीज और आती हैं। यहाँ पे मैं 2 स्पीशीज और ऐड करूंगा, एक ऐड करूंगा NH3 और एक ऐड करूंगा H2। आपने आज तक NH3 को बेस ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं एसिड के टर्म्स में पढ़ा रहा हूँ। NH3 का पीके होता है 38 के अप्रोक्स, यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि एल्काइन से ऊपर आएगा, 38 के अप्रोक्स। और H2 का पीके होता है 35 के अप्रोक्स। तो आप H2 को ज्यादा एसिडिक कंसिडर कर सकते हो एल्केन के कंपैरिजन में, ठीक है। ये मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है, एज सच कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इससे आप इजीली सोल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। अब चलते हैं, मैं वो इफेक्ट लिखता हूं जो हमारी एसिडिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और जिनको हम आज कंसिडर करने वाले हैं। जैसे मैं पहले लिखता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपर कंजुगेशन, तीसरा रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, चौथा रेजोनेंस इफेक्ट, चौथा परसेंटेज रेस, पांचवा रिंग साइज, ये परसेंटेज रेस के साथ ही होता है, और छठा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इन सभी का हम पहले थोड़े थोड़े एक एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल इनके इंडिविजुअली देखेंगे, इसके बाद कलेक्टिवली देखेंगे कि कैसे ये सभी इफेक्ट या कोई एक इफेक्ट या 2 का कॉम्बिनेशन एसिडिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी कंपाउंड को एसिड कब बनना है, जब वो H+ रिलीज करेगा और उससे जो कंजुगेट बेस बना वो स्टेबल होगा। इस बात को जरूर ध्यान रखना, ये कंजुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए। अब मैं चलता हूं एग्जांपल्स पे, मैं हर इफेक्ट के इंडिविजुअली एग्जांपल्स लूंगा, कॉम्बिनेशन भी लगेंगे, ठीक है, और फिर देखते हैं एसिडिटी और बेसिस एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हर इफेक्ट को इंडिविजुअली लेने से पहले आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए। आपको क्या चीज ध्यान होनी चाहिए कि मान लो ये मैंने एसिड लिया RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस पे क्या है, इस पे मैंने कोई एसिड लिया RC डबल बॉन्ड OH, ये कंजुगेट बेस बना, H+ रिलीज हो गया। इस पे क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये R ग्रुप कैसे इफेक्ट करेगा, ये R ग्रुप 2 तरीके का हो सकता है। ये R ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या फिर ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। मैंने आपको जब इंडक्टिव इफेक्ट बताया था तब भी बताया था ये बात। अगर विड्रॉइंग है तो क्या होगा, विड्रॉइंग है तो देखो -I हो सकता है, -R हो सकता है। रिलीजिंग है तो क्या हो सकता है, रिलीजिंग है तो +I हो सकता है। हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, हाइपर कंजुगेशन तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही करता है, और +R हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आप उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की कैटेगरी में ही रखोगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो आप उसको रिलीजिंग की कैटेगरी में रखोगे। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएंगे, और अगर इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएंगे तो क्या मैं ऐसा कहूं, इस कंजुगेट बेस को स्टेबल बनाएंगे, और कंजुगेट बेस को स्टेबल बनाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, कंजुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, मैंने आपको बताया था। तो कंजुगेट बेस यहां पे क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड और एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, रिलीजिंग ग्रुप कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को, मैं ऐसे कहता हूं, कंजुगेट बेस इज डिस्टेबलाइज्ड, और अगर इसकी स्टेबिलिटी घटा दी
तो एसिडिटी डिक्रीज करते हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप कहां से समझते हैं? इस आर ग्रुप के कंपैरिजन से। अच्छा, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे एनायन ही बना के देखो, यहाँ पे भी तो आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप का भी सेम ही क्राइटेरिया है, सेम ही बात चलेगी कि भाई ये आर ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिटी बढ़ाएगा, ये आर ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो एसिडिटी घटाएगा। तो आप कंजुगेट बेस बना के भी देख सकते हो, कंजुगेट बेस ना बनाओ तो भी देख सकते हो। मैं ये प्रेफर करता हूं कि पहले आप कंजुगेट बेस बना लें ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए। जब आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाए तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करना शुरू कर दें। ठीक है, अब मैं चलता हूं एक एक इफेक्ट पे। सबसे पहले मैं चलता हूं इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, माइनस आई जिसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह कंसिडर करते हैं, प्लस आई जिसको हम डोनेटिंग की तरह कंसिडर करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे। आज मेरा पर्पस आपको एग्जांपल्स पे ही कंटिन्यू करना है। देखना, सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने आपको वहां पे पीछे भी कराया था, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH2 CH2 CH3। यहाँ पे एक मैं Cl ले लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ CH3 CHCl CH2 COOH, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं CH2Cl CH2 CH2 और उसके बाद COOH। अब देखो, यहाँ है एसिडिटी का फैक्टर और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव घटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये क्लोरीन क्या है, बाकी पूरा फ्रेगमेंट सब कुछ सेम है, पूरा फ्रेगमेंट सेम है, बस इस क्लोरीन की डिस्टेंस का मैटर है। और क्लोरीन का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस माइनस आई उतना कम, यानी यहाँ पे माइनस आई लेस है, यहाँ पे माइनस आई थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे माइनस आई मैक्सिमम है इन तीनों में। अच्छा, माइनस आई ज्यादा तो मैंने अभी आपको बताया, माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और विड्रॉ करने वाला कोई भी फैक्टर होगा वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो एसिडिटी अगर मैं इसको A कहूं, इसको B कहूं और इसको C कहूं, तो ये A है, A की सबसे ज्यादा, B की उससे कम, C की सबसे कम। ये बात होगी एसिडिटी की। अच्छा, मैंने आपको कहा कि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, तो यही बात होगी Ka के इंक्रीजिंग ऑर्डर की। Pk डिक्रीज करता है, Pk एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो Pk डिक्रीज करेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, एक और फैक्टर आता है, K होता है जो एसिड की स्ट्रेंथ बताता है, Kb जो होता है वो बेस की स्ट्रेंथ बताता है, Pk इसका नेगेटिव लोगरिथम होता है, Pkb इसका नेगेटिव लोगरिथम होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, Pk हमेशा Pkb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों कहूंगा मैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Kb के? बिल्कुल होता है भाई। ये एसिड की स्ट्रेंथ बता रहा है, ये बेस की स्ट्रेंथ बता रहा है, तो जो एसिड अच्छा है वो बेस कम है, जिसका Ka ज्यादा उसका Kb कम, तो इनवर्सली हो गए। जिसका Kb ज्यादा उसका Ka कम, इनवर्सली हो गए। और अगर Ka Kb इनवर्सली हो गए तो Pk और Pkb भी तो इनवर्सली होंगे। कई बार जैम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछ लेता है। मैंने क्या कहा, Ka एसिड का स्ट्रेंथ बता रहा है, Kb बेस की स्ट्रेंथ बता रहा है। अब इसी एग्जांपल में देखो, ये कंपाउंड है, ये एक अच्छा एसिड है, तो इसका K क्या होगा, ज्यादा होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी। और अगर इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी तो मैं ऐसा कहूं Kb कम होगा, इसकी बेसिसिटी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, एसिडिटी बेसिसिटी एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अगर एसिडिटी ज्यादा है, बेसिसिटी कम है, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि K और Kb में इनवर्स रिलेशन है? और Ka Kb में इनवर्स रिलेशन है तो Pk और Pkb में भी इनवर्स रिलेशन है। तो यहां से ऐसा भी कह सकता हूं कि Pk तो घट रहा है ऐसे जाने पे और Pkb बढ़ रहा है।
इस बात को ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। कई बार पीके की जगह पीकेबी के टर्म्स में पूछ लेता है कि बताओ एबीसी में, कभी पूछ लेगा पीके का ऑर्डर क्या होता है, कभी पूछ लेगा एबीसी में बताओ पीकेबी का ऑर्डर क्या होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ, देखना अगला एग्जाम्पल देखना। मैं अगले एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ ऐसा, मैंने लिया CH CH2 COOH, यहाँ पे मैंने लगा दिए 2 Cl, एक मैंने लिखा F CH2 CH2 COOH, एक मैंने लिखा F2 CH CH2 COOH, एक मैंने लिखा CH3 CH Cl COOH। अब यहां पे देखो मैं कहूं इतना फ्रेगमेंट तो सेम है, देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं, यहाँ पे 1 फ्लोरीन लगा है, ठीक है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन लगे हैं, यहाँ पे 1 क्लोरीन लगा है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस का। देखो ये तो एसिड ग्रुप है, यहां से जो 2 फ्लोरीन लगे हैं 1 और 2 बॉन्ड की डिस्टेंस पे, 2 बॉन्ड की डिस्टेंस पे, ये जो फ्लोरीन लगा है ये 1 और 2 बॉन्ड की डिस्टेंस पे लगा है। 3 कंसीडर कर लेता हूं, देखो 1 2 और ये बॉन्ड को मैं, इस बॉन्ड को मैं मान लेता हूं 3, 1 2 और फ्लोरीन वाला बॉन्ड हो गया तीसरा, ठीक है। एसिड से यहाँ पे देखो 1 2 और 3 बॉन्ड डिस्टेंस, यहां से सिर्फ 1 और 2 बॉन्ड डिस्टेंस। 2 चीजों में बदलाव है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उनकी बॉन्ड डिस्टेंस क्या है। अच्छा एक चीज और देखना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि क्लोरीन का -I कम होता है और फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है। तो तीसरी चीज और बदल गई कि नंबर भी बदला, बॉन्ड डिस्टेंस भी बदला और -I पावर भी बदली, ठीक है। जब ऐसा कोई फैक्टर आ जाए, जब ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए जिसमें आप कंपेयर ना कर पाओ, अब हम कैसे बताएं कि भाई हम किसको कंसिडर करें, हम नंबर ऑफ ग्रुप को कंसिडर करें, हम बॉन्ड डिस्टेंस को कंसिडर करें, या हम -I पावर को कंसिडर करें। जब ऐसा कोई फैक्टर आ जाए जहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो हमेशा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस डिस्टेंस को देना, कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग -I सबसे ज्यादा होगा। फिर प्रेफरेंस देना नंबर को, कि नंबर के अकॉर्डिंग -I सबसे ज्यादा होगा। फिर प्रेफरेंस देना पावर को। देखो यहाँ पे देना, देखना डिस्टेंस यहाँ पे सबसे कम, इनमें ज्यादा, तो आकर मैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D कह दूं, तो क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस यहाँ पे है, सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी होगी, D की, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपने अरेंज कर लिया, अब बाकी सभी में डिस्टेंस सेम है। अब आते हैं नंबर वाली बात पे, कि नंबर देखो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यानी मैं ऐसा कहता हूं कि A और C की एसिडिटी जो है वो B से ज्यादा होगी। और क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ज्यादा है, यहाँ पे नंबर कम है, ठीक है। अब मैं आता हूं इस बात पे कि A और C को अरेंज करना है। देखो दोनों में नंबर इक्वल है, 2 क्लोरीन है 2 फ्लोरीन है। अब आएंगे पावर वाली बात पे, कि फ्लोरीन का -I ज्यादा है तो उसकी पावर ज्यादा है, -I यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे -I थोड़ा कम होगा, तो -I ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, इसलिए C की एसिडिटी A से ज्यादा, और ये आपका फुल फ्लैश ऑर्डर आ गया। बात समझ आ रही है। दोबारा देखना, पहले आपने नंबर ऑफ ग्रुप्स देखे कितने हैं, फिर कितनी बॉन्ड डिस्टेंस पे ये देखे, उसके बाद किसका -I पावर ज्यादा है किसका कम है ये देखा। आपने कहा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसका -I ज्यादा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो उसका -I कम। आपने तीनों फैक्टर लिख लिए। उसके बाद -I के अकॉर्डिंग अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर देखूं तो डिस्टेंस प्रेफर होती है, उसके बाद नंबर, उसके बाद पावर। तो इन सभी में जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी उसका -I सबसे ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस सबसे कम D वाले केस में थी तो -I सबसे ज्यादा यहाँ, और -I ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा।
उसके बाद बाकी सभी में डिस्टेंस सेम थी, देखो 3-3 बॉन्ड की, तो नंबर पे गए। नंबर में यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 ही फ्लोरीन है, तो नंबर के अकॉर्डिंग ये दोनों ज्यादा है, तो ये दोनों ज्यादा, तो यहाँ पे माइनस आई ज्यादा लगेगा, और माइनस आई ज्यादा लगा तो इन दोनों को मैंने ए और सी को ज्यादा लिख दिया बी से। उसके बाद मैंने कहा ए और सी में अरेंज करना है, तो यहाँ पे नंबर बराबर हो गए ए और सी में, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 फ्लोरीन। अब पावर पे आते हैं, पावर 2 फ्लोरीन की माइनस आई की पावर ज्यादा है, और 2 फ्लोरीन की माइनस आई की पावर ज्यादा है, तो माइनस आई क्योंकि एसिडिटी बढ़ाता है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ए के कंपैरिजन में ज्यादा है। इस तरीके से आप नंबर डिस्टेंस और पावर वाला तरीका यूज करके सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर, डीएनपी याद रख लेना। डीएनपी रिएजेंट सुना होगा 2,4-DNP, डीएनपी वर्ड से याद रह जाएगा, डिस्टेंस, नंबर, पावर। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखना, CH3CHNO2, ठीक है। इसके अलावा मैं लिखता हूं COOH, फिर मैं लिखता हूं CH2NR3 पॉजिटिव, ठीक है, CH2COOH, फिर मैं लिखता हूं CH3CH3COOH, अगला लिखता हूं मैं CH3CHCnCOOH, और एक लिखता हूं HCOOH। इसको मैंने नंबर 1, इसको 2, 3, 4 और 5 दिया। अब देखना, इसमें हमें एसिडिटी ऑर्डर अरेंज करना है। सबसे पहले मुझे एक बात बताना, हर एग्जाम्पल को मैं ऐसा कंसिडर कर लूं, देखो COH के ऊपर ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप लगा है, ठीक है। मैं ऐसा कहूं कि 5 को मैं रेफरेंस कंपाउंड ले लेता हूं, क्योंकि 5 में H को हटा के ये ग्रुप लगाए तो 1 2 3 4 बने। बात समझ आ गई? 5 को मैंने रेफरेंस ले लिया, 5 के कंपैरिजन में हम अरेंज कर देंगे। अब एक चीज देखना, अगर मैं इस ग्रुप को देखूं तो इसका प्लस आई है, इसका माइनस आई है, क्यों NR3 पॉजिटिव लगा है, इसका माइनस आई है, इसका माइनस आई है। तो एक बात मुझे बताना कि 5 के कंपैरिजन में 1, 2 और 4 की एसिडिटी ज्यादा होगी। क्यों? हाइड्रोजन का तो हम ना तो प्लस आई जितना कंसिडर करके चलते, ना माइनस आई तो होता ही नहीं है। तो 5 के कंपैरिजन में हाइड्रोजन हटा के आपने माइनस आई वाला ग्रुप लगा दिया तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो मैं ऐसा कहूं कि 1, 2 और 4 की एसिडिटी 5 से ज्यादा, लेकिन 3 की एसिडिटी 5 से कम। और वो क्यों कम? क्योंकि यहां तो प्लस आई वाला लगा दिया। प्लस आई वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और रिलीजिंग ग्रुप है तो एसिडिटी घटाएगा। इतना ऑर्डर आई होप आपके समझ आ गया होगा। और अगर इतना ऑर्डर समझ आ गया तो हमने आधा काम कर लिया, पार्शियल ऑर्डर बना लिया। कभी भी क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश मत करना, गलती के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पार्शियल ऑर्डर बनाओ, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी चलो, पार्शियल ऑर्डर बनाओ, आसानी रहेगी, क्वेश्चन सोल्व करना इजी होगा। अब देखना, यहां पे मैंने कहा कि ये तीनों माइनस आई है, इनकी एसिडिटी ज्यादा, इसकी एसिडिटी लिस्ट और ये रेफरेंस है। अब मुझे किसको अरेंज करना है? सिर्फ 1 2 4 को। मैं 1 2 और 4 को देखूंगा। मुझे बताना यहाँ पे क्या लगा है? NO2, और कितनी बॉन्ड डिस्टेंस पे लगा है? मैं ऐसे कहता हूं 1 2 और 4 में 1 में लगा है NO2, और कितनी बॉन्ड डिस्टेंस पे लगा है? 2 बॉन्ड के डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे लगा है 2 में NR3 पॉजिटिव, और कितनी बॉन्ड डिस्टेंस पे लगा है? 1 2 3 बॉन्ड डिस्टेंस पे लगा है। और 4 में क्या लगा है? CN लगा है, और कितनी बॉन्ड डिस्टेंस पे लगा है? 2 डिस्टेंस पे लगा है। अब एक बात बताना, मैंने अभी आपको डिस्टेंस, नंबर और पावर वाला रूल बताया। किसी का माइनस आई ज्यादा हो, किसी का माइनस आई कम हो, डिस्टेंस सबसे पहले देखनी है। देखना 1 और 4 में डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम है तो इसका माइनस आई ज्यादा कंसीडर कर लूं, और माइनस आई ज्यादा तो 1 और 4 की एसिडिटी ज्यादा।
डिस्टेंस कंसिडर करनी है। 1 और 4 की एसिडिटी ज्यादा, 2 की एसिडिटी कम, और 2 की एसिडिटी कम होते ही ये ऑर्डर कुछ कुछ ऐसा हो गया, 2 की कम, 1 और 4 की ज्यादा। अब 1 और 4 में डिसाइड करना बचा। 1 और 4 को देखें, 1 और 4 में डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, NO2 भी एक लगा है, CN भी एक ही लगा है। अब बात आएगी पावर की। पावर किसकी ज्यादा होती है? मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में -I का ऑर्डर लिखवाया था। NO2 की पावर ज्यादा होती है, CN की पावर कम होती है, तो पावर NO2 की -I पावर ज्यादा, तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर ज्यादा, और विड्रॉइंग कैरेक्टर ज्यादा तो जिस कंपाउंड में NO2 लगा है उसकी एसिडिटी ज्यादा, यानी 1 की एसिडिटी ज्यादा, 4 की एसिडिटी कम, तो ऑर्डर हो गया 3, 5, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। ये है इसका आंसर। मैंने आपको कहा पार्शियल ऑर्डर देखो, पार्शियल ऑर्डर से काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या, ये रेफरेंस है, रेफरेंस के बाद आप +I -I डिसाइड कर लो। +I रेफरेंस से कम, -I रेफरेंस से ज्यादा। इसके बाद 1 to 4 देखा, 1 to 4 में कौन कौन से ग्रुप हैं, कितनी डिस्टेंस पे है उसको देखा। डिस्टेंस क्योंकि मैटर करती है, तो 1 और 4 की एसिडिटी 2 से ज्यादा, पावर का कोई मैटर नहीं है। फिर 1 और 4 में कंपैरिजन करना है, तो 1 और 4 में देखो डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है, पावर पे आ जाते हैं। पावर NO2 की ज्यादा तो इसकी एसिडिटी ज्यादा, पावर CN की कम तो 1 के कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी कम। ये था बच्चों एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एसिडिटी बेसिसिटी के कंसेप्ट को और ब्रॉड करूंगा और एनहांस करूंगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।